भाजपा नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच अस्पताल पटना में मारपीट हुई है। कहा जा रहा है कि उनकी एक जूनियर डॉक्टर से बहस हो गई, जिसके बाद मारपीट तक नौबत पहुंच गई। उन्होंने एक फोटो डाली है, उसकी कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्यों अध्यक्ष का पद छोड़ने जा रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या कहानी है, वो बताएंगे आपको। साथ ही महागठबंधन में जो कन्फ्यूज़न चल रहा है कि आखिर कब सीटें डिक्लेयर होंगी, कौन कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी की भी जो खींचतान चल रही है उसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो हमको पंकज जी और हमारे दर्शकों को ये समझाइए, जो आज सबसे बड़ी खबर सी बनी हुई है, सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है जिसकी, यूट्यूबर और भाजपा नेता 2024 में भाजपा ज्वाइन की थी, अभी भाजपा में शायद बने हुए हैं वो, मनीष कश्यप, उनके साथ मारपीट हुई है पटना के पीएमसीएच अस्पताल में। बताया जा रहा है किसी महिला डॉक्टर से उनकी बहस हुई, बहस के बाद बातचीत मारपीट तक पहुंच गई और उसके बाद उनको डॉक्टरों ने बंधक बनाने का प्रयास किया, उनके लोगों ने बीच बचाव किया, पुलिस आई, तब जाकर वो वहाँ से निकल पाए। और अब उनकी तस्वीर एक आई जिसमें वो एक अस्पताल में भर्ती नज़र आ रहे हैं, उनकी ड्रिप चढ़ रहा है, लग रहा है कि अच्छी खासा तरीके से उनके साथ मारपीट हुई है। तो क्या है आखिर ये द क्यूरियस केस ऑफ मनीष कश्यप? भाजपा नेता भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, पत्रकार वाली भूमिका में भी घूमा करते हैं, लगातार वो सवाल खड़े करते रहते हैं अक्सर और लगातार चर्चा में बने रहते हैं। है क्या कहानी? देखिए सौरभ, दिक्कत यही होती है कि आपका मुख्य काम क्या है। अगर ये आपको समझ में नहीं आती तो आप समझ लीजिए कि आप निश्चित रूप से परेशान रहते हैं और परेशानी आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। दरअसल कई बार हम सुनते हैं ना कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, तो दरअसल चर्चा जब जुडिशरी पे लोग सवाल उठा देते हैं और चर्चा होने लगती है कि जुडिशरी अपनी सीमा रेखा को लांघ रही है, तो ये डिबेट का मुद्दा हो जाता है कि उसका सीमा रेखा क्या है, उसके बाहर नहीं आना चाहिए। क्योंकि देश में कोई एक अंग तो काम करता नहीं है, अलग अलग अंग कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें लेजिस्लेचर भी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी है। अब गंभीर सवाल ये उठता है कि मनीष कश्यप अक्सर विवादों में क्यों रहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल देखिए, मनीष कश्यप की पूरी लोकप्रियता ही इसी बात पर है कि वो अक्सर वीडियो बनाते थे और वीडियो बनाते बनाते लोगों से भिड़ जाते थे। कई जगह भिड़ते भिड़ते उनकी लड़ाई, मार पीट, ये वो, और उस वजह से उनका वीडियो चलता भी खूब था। तो विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक पत्रकार के तौर पर उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये तय करना तो बहुत जरूरी है ना। मैंने अक्सर ये भी सुना है कि वो खुद को पत्रकार नहीं यूट्यूबर कहते हैं। नहीं, मैं वही कर रहे होते हैं। हाँ, तो यूट्यूबर कर रहे होते हैं, यूट्यूबर कहते हैं, फिर वो तो तय करें वो सिर्फ यूट्यूबर हैं या वो पत्रकार भी हैं या फिर वो नेता भी हैं या फिर वो समाज सुधारक भी हैं, वो हैं क्या, ये तो तय करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप अक्सर विवादों में रहते हैं, तो क्या आपको यह लगता है कि आपके पास वो पावर है जिसके तहत आप हर चीज में सुधार कर देंगे? आवाज उठाना एक बात है, अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब का मीडियम का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, जो चीज जैसे है उसको रिप्रेजेंट करिए, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करिए, लोग देखेंगे, लोग अपना ओपिनियन बनाएंगे, कंसर्न्ड एजेंसी उसको लेकर के बात करेगी। वो अगर कुछ नहीं करती है तो कई सारा आपने देखा होगा, अदालत सुमोटो एक्शन भी लेती है, आप लोगों का ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन आप खुद भिड़ने लगेंगे और ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। अब देखिए, इस तरह की बात, सवाल यह है कि वो भिड़े किससे? वो पीएमसीएच में डॉक्टरों से भिड़े। अब मैं पीएमसीएच को भी क्लीन चिट नहीं दूंगा। पीएमसीएच भी अपने आप में एक बड़ी अजीब जगह है, हमने बहुत सारा कहानी सुना है और आपने सुना होगा कि कई सारी बातें वहां ऐसी हो जाती हैं कि अगर पत्रकार वहां जाकर के रिपोर्ट करने लगते हैं तो वो रिपोर्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उनके साथ मार पिटाई अंदर हो सकती है। एक यूनियन है जो एक्ट करता है, मारता है। सवाल यह है कि डॉक्टर भी मार पिटाई पे उतर आए, क्या ये डॉक्टरों का काम है क्या? ये भी समझना हमें बहुत जरूरी होगा। जो काम मनीष कश्यप का है, मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी तिवारी है,
ये आप जान लीजिए। मनीष कश्यप कहते हैं कि उनके दादा परदादा पिताजी का रिश्ता सेना से रहा है, लेकिन मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए भी लगा है। उनके ऊपर फर्जी वीडियो पोस्ट करने का भी आरोप लगा है। तमिलनाडु की पुलिस उनको पकड़ के लेके गई है। 9 महीने तक वो जेल में रहे हैं। विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। फिर वो बीजेपी से भी जुड़ गए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से जुड़ गए। कई जगह वो कई नेताओं के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और अब फिर से वो उनका एक प्लेटफॉर्म भी चलता है। सवाल यह है कि मनीष कश्यप बार बार विवादों की वजह से जाने जाते हैं, या मनीष कश्यप कंस्ट्रक्टिव काम के लिए भी जाने जाते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमें हमारी सीमा का पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है और हमें किस हद तक कौन सा काम करना चाहिए। डॉक्टर का काम है इलाज करना, पत्रकारों का काम है सही रिपोर्ट को पब्लिक तक पहुंचाना। आप न्यूज प्रेजेंटर बनिए, आप न्यूज डिसेमिनेटर मत बनिए। ये बड़ा फर्क है। न्यूज प्रेजेंटर का मतलब होता है जैसे सीधा न्यूज है वैसे आप रख दीजिए, ये जनता या देखने वाले आपके व्यूअर्स ओपिनियन बनाएंगे कि क्या इससे ओपिनियन लेना है। लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ एक पहले से ही ओपिनियन दिखाना शुरू करते हैं तो आप न्यूज प्रेजेंटर नहीं है। बड़ा सवाल ये है। पर लोगों को तो बड़ा पसंद आता है। नहीं, लोगों को, मैं वही तो कह रहा हूं, लोगों को न्यूज पसंद आता है या लोगों को मारपीट पसंद आता है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। लोगों को न्यूज पसंद आता है या लोगों को कंट्रोवर्सी पसंद आता है? ऐसे आपने देखा होगा, एक राखी सावंत थी, उनको एक्टिंग कितनी आती थी उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन न्यूज में वो हमेशा बनी रहती थी। उसकी बड़ी वजह क्या है? कंट्रोवर्सी से उनका नाता रहता था। एक समय ऐसा आया कि लोग उब गए, ऐसा भी आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दरअसल मेरा जो अपना ओपिनियन है और मैंने जो उनको देखा है, ठीक है, वो रिपोर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। वो जुझारू दिखते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन वो अक्सर गली मोहल्ले सड़क पे भी लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, और ये मुझे लगता है कि इस वजह से विवाद से उनका रिश्ता रहता है और विवादों में घिरे रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि भाई पटना के डॉक्टरों ने, जूनियर डॉक्टर्स ने इनको घेर लिया, तो ये भी कोई अच्छी बात तो है नहीं। जूनियर डॉक्टर का काम किसी को घेर कर पीटने का तो है नहीं। अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, पुलिस को बुलाइए, हैंड ओवर करिए। जूनियर डॉक्टर्स मारने पर उतारू थे और कहा यह जा रहा है कि इनको माफीनामा देना पड़ा है। इनके परिवार के लोग आए, फिर डॉक्टर से बात की गई, किसी डॉक्टर को पकड़ा गया, उनकी मदद ली गई, फिर उस डॉक्टर के जरिए मामले को सेटल कराया गया, फिर इनके परिवार इनको लेकर के गए, लेकिन तब तक इनकी पिटाई हो चुकी थी। और अपनी पिटाई की चर्चा वो खुद यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके जरिए वो कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप के फॉलोअर्स लगभग 90 लाख हैं, 87.88 लाख के आसपास है। तो फैन फॉलोइंग अच्छी है, पर फैन फॉलोइंग अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अक्सर विवादों से फॉलोइंग के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जी हाँ, उसके साथ आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि खुद लड़ना, खुद कानून को हाथ में लेना, और डॉक्टर के तरफ से भी जो मनीष कश्यप के साथ बिहेव किया गया है, हुआ क्या है? थोड़ा सा कहानी है उसकी बता। दरअसल आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि एक जूनियर डॉक्टर महिला डॉक्टर के साथ इन्होंने बदसलूकी की, बदतमीजी की, ये आरोप इन पर लग रहा है। अब इनके तरफ किसी से मरीज की पैरवी के लिए गए थे। और ये किसी मरीज की पैरवी के लिए गए थे। दरअसल ये चाह रहे होंगे कि मैं मनीष कश्यप हूं, मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। और दरअसल आपको बता दें कि ये जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर क्या होता है कि कई सारे डॉक्टर्स बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे तो लगते नहीं और बीमार लोगों की संख्या बड़ी ज्यादा होती है। सरकार ने उस तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार तो किया नहीं है। लोग हॉस्पिटल्स के नाम पर वोट तो देते नहीं है, लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अब सवाल उठता है कि जहां लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड डॉक्टर्स हैं,
लिमिटेड डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहां लोगों को घंटों, महीनों, दिनों इंतजार करना पड़ता है। अब जब लोग जाते हैं तो उनको लगता है उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा है, डॉक्टर जल्दी देख क्यों नहीं रहा है। डॉक्टर देखने भी आता है तो एक डॉक्टर को जितना समय देना चाहिए उतना समय दे नहीं पाता, क्योंकि उसके पास टाइम होता नहीं है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो दरअसल ये पूरा इश्यूज गवर्नेंस का है, और हम पब्लिक सारा गुस्सा डॉक्टर पर उतार देती है, और डॉक्टर को लगता है कि भाई पब्लिक मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रही है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं या कर रही हूं। आप ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, आप दिल्ली में भी जाइए, एम्स में कितना प्रेशर होता है, जबकि सिस्टम वहां पे एक बहुत अच्छा किया गया एम्स में भी, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग बाहर बैठे रहते हैं। सफदरजंग में क्या बुरी हालत होती है, LNJP में जाइए क्या बुरी हालत होती है। लेकिन PMCH जाइएगा तो आपको बता दें, PMCH सबसे पुराना हॉस्पिटल है। मैं एक बार गया था, जब आपको याद होगा बहुत सारे बच्चों की मौत होती है, कई साल होता रहा है। मैं मुजफ्फरपुर गया था, मुजफ्फरपुर में मैंने देखा क्या मरीजों की हालत थी साहब। वो उनके पास रूम बेड तो छोड़िए, वो बाहर लेटे हुए थे, और बाहर लेटे हुए थे, कैसे उनको सेलाइन चढ़ाया जा रहा था, मैं तो देख के हैरान हो रहा था। मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई थोड़ी देर में। और समझिए वहीं पर लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, लोग बाहर पड़े हुए हैं, किसी का सर फटा हुआ है, किसी की पट्टी बंधी हुई है, किसी का पैर टूटा हुआ है। और ये स्थिति SKMCH की बता रहा हूं, लोगों की इतनी भीड़ है, और उत्तर भारत का इकलौता सरकारी हॉस्पिटल है जो बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। तो यही मैं कह रहा हूं, लड़ाई दरअसल इसी वजह से होती है। पर एक बड़ा ऐसा ग्रुप अस्पताल में भी होता है जो इस मौके का फायदा उठाता है, उसका इंटरेस्ट वेस्टेड होता है, वो काम नहीं करता है। इस कैओस में वो किसी की पैरवी सुनता है, किसी की नहीं सुनता है, इसमें लोग इम्पेशेंट होते हैं। मनीष कश्यप किसी की पैरवी करने गए थे, और एक जूनियर महिला डॉक्टर से उनकी कहासुनी हो गई। उसके बाद काफ़ी सारे डॉक्टर्स इकट्ठा हो गए, और फिर इस बीच में मार पिटाई हो गई, जैसा कि मनीष कश्यप खुद कहते हैं। लेकिन थाना अध्यक्ष इस बात को एक्नॉलेज तो करते हैं कि इस तरह की बात हुई है, लेकिन अभी तक खबर आई है कि किसी तरह का कंप्लेन नहीं दिया गया है। खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी के कुछ नेता इसमें इन्वॉल्व हुए और मनीष कश्यप को किसी तरह से छुड़ा पाए। बिल्कुल, मगर आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोली, जो कटाक्ष के तौर पर ही कही गई, कि लोग अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बता रहे कितना लचर है, उसके नाम पर वोट नहीं देते, लोग जाति के नाम पर वोट देते। तो लोगों को भी विचार करना है। ये कहानी मनीष कश्यप की नहीं, तमाम और कहानियां इससे निकली हैं जो अभी पंकज जी ने बताया। तो आपको विचार करना चाहिए, दर्शकों को विचार करना चाहिए इस बारे में। अब जगदानंद सिंह की बात कर लेते हैं। वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो सबसे स्वाभाविक नाम वो तेजस्वी यादव का आता, पर कहा जा रहा है, जानकार कह रहे हैं वो नहीं है जिम्मेदार कुछ और लोग हैं। संजय यादव का नाम आ रहा है, जानकार उनका नाम ले रहे हैं। क्या कहानी क्या है? देखिए, आपको ये बताएं कि जब लालू प्रसाद जेल में थे तो लालू प्रसाद ने अपने पूरे परिवार की और तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जगदानंद सिंह पर ही छोड़ी थी। और जगदानंद सिंह लालू प्रसाद के इस तरीके से विश्वास पात्र रहे हैं कि आप ये जान लीजिए कि जब जब जगदानंद सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ने की कोशिश की है, लालू प्रसाद ने उनको किसी भी तरह से मना करके अध्यक्ष बनवाया है। सवाल ये उठता है कि अब तेजस्वी यादव बहुत ताकतवर हो चुके हैं, इनफैक्ट आप समझ लीजिए पार्टी को पूरी तरह से टेक ओवर कर चुके हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जगदानंद सिंह कितने कंफर्टेबल हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मेरी जानकारी में 85 साल के हो चुके जगदानंद सिंह को ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद से उनको जो इज्जत मिलता था, जो रेस्पेक्ट मिलता रहा है, उस रेस्पेक्ट से हमेशा, रेस्पेक्ट की वजह से हमेशा वो पार्टी लालू परिवार के प्रति वफादार रहे, और लालू प्रसाद खुद इसको एक्नॉलेज भी करते हैं। पर अब लालू का दौर पार्टी में नहीं है, अब तेजस्वी का दौर है। और तेजस्वी के दौर में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी बहुत ज्यादा चलती है। उनमें सबसे पहला नाम आता है संजय यादव, उसमें दूसरा नाम आता है शक्ति यादव का, दिल्ली में आता है मनोज झा का। तो सवाल यह है कि जगदानंद सिंह को लगता है कि हमने जिस तरीके से पॉलिटिकल ग्रूमिंग तेजस्वी यादव का किया, तेजस्वी यादव उस तरीके से
उनका पॉलिटिकल ग्रूमिंग हो नहीं पाया। तेजस्वी यादव आगे तो बढ़ गए, पार्टी को टेक ओवर तो कर लिया, पार्टी के सर्वमान्य नेता हो भी गए। इसमें जगतानंद सिंह की बड़ी भूमिका भी बताई जाती है, क्योंकि आप वो दिन मत भूलिए जब जगतानंद सिंह और जगतानंद सिंह इसलिए तेज प्रताप यादव के निशाने पर होते थे क्योंकि जगतानंद सिंह हर हाल में पार्टी दफ्तर में डिसिप्लिन चाहते थे। वो तेजस्वी यादव के पक्ष में बात करते थे, तेजस्वी यादव को प्रमोट करने में लगे हुए थे। लेकिन अब जगतानंद सिंह खुद नहीं आ रहे हैं, और खुद नहीं आ रहे हैं तो इसकी बड़ी वजह यह है कि अब वो खुश नहीं है। और अंदर की बात आपको बताऊं तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को रामगढ़ से चुनाव भी लड़ाया था, और उसमें जो आरजेडी से समर्थन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। इनफैक्ट कहा जाता है कि आरजेडी के कुछ बड़े नेता जो कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द हैं, उन्होंने अजीत सिंह को हराने का भी प्रयास किया, जो कि जगतानंद सिंह के छोटे बेटे हैं, और वो हार भी गए उपचुनाव में। ऐसे में अब जगतानंद सिंह को लगता है कि तेजस्वी यादव का दौर है, तेजस्वी यादव इस दौर में अपने सिपा सलारों को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस परिस्थिति में जगतानंद सिंह को लगता है कि अब मेरा समय है नहीं, क्योंकि अंदर खाने ये चर्चा बड़ी जोरों पर है कि पार्टी के जो लॉयल कैडर हैं वो किसी तरीके से नेग्लेक्टेड हो रहे हैं, और दरअसल लॉयलिटी नहीं चापलूसी की ज्यादा चल रही, और चापलूस लोग पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं। अब राज्यसभा में कौन जा रहा है इसकी चर्चा अंदर खाने बहुत हो रही है। लोग इसकी बात जरूर करते हैं कि अरे भाई, हरियाणा वाले संजय यादव को राज्यसभा भेजने का क्या मतलब है एक रीजनल पार्टी के द्वारा। लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, लालू प्रसाद ने प्रेम गुप्ता को तो भेजा था, लेकिन प्रेम गुप्ता की पार्टी में इतनी नहीं चलती थी जितना कि संजय यादव का आरजेडी में चलता है। तो इस तरह के सवाल आपको सुनने को मिलेंगे। आरजेडी के कई नेता इस तरह की बात करते हैं। शक्ति यादव के बारे में, उनके आचरण के ऊपर बहुत तरह के सवाल हैं जो कि पार्टी के नेता ही उठाते हैं। तो सवाल यह है कि जब इस तरह की बातें होती है, और आप दिल्ली में देख लीजिए, मनोज झा पार्टी के नीति निर्धारक है, मनोज झा जो विचार देते हैं, मंत्रणा देते हैं, एक ग्रुप है संजय यादव, मनोज झा, इन लोगों का शक्ति यादव, जो कि तेजस्वी के बहुत करीब माने जाते हैं। इसलिए जगतानंद सिंह को लगता है कि जिसको मैंने आगे बढ़ाया, जिसको मैंने आगे बढ़ने में मदद की, जिस परिवार के साथ मैं सब दिन रहा, तेजस्वी अब फुल फ्लेजेड लीडर हो चुके हैं, अब अपनी मर्जी के लोगों को पसंद कर रहे हैं, वैसे लोगों को पसंद कर रहे हैं जो जगतानंद सिंह को पसंद नहीं है। तो उनको ये लग रहा है कि अब सही समय है कि पार्टी से किनारा कर लिया जाए, और वो लंबे समय से अब कोई काम कर नहीं रहे हैं। तो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फिर से पार्टी एक नए व्यक्ति को चुनने में लग गई है, और नाम आ रहा है कि मंगनी लाल मंडल आएंगे। मंगनी लाल मंडल आप जान लीजिए, कर्पूरी ठाकुर, जो कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लेकर के बिहार में लड़ाई होती है, आरक्षण की बात चलती है तो कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है, और कर्पूरी ठाकुर बड़े ही रिस्पेक्टेबल लीडर माने जाते हैं, समाजवादी नेता हुआ करते थे। कर्पूरी ठाकुर के बड़े खास होते थे मंगनी लाल मंडल, और जान लीजिए मंगनी लाल मंडल पहले जनता दल में थे, फिर वो आरजेडी में आए, आरजेडी से फिर समता पार्टी में आए, फिर आरजेडी में गए, फिर जनता दल यू में आए, फिर आरजेडी में गए। इस तरह से जाना आना उनका लगा रहा है, लेकिन मंगनी लाल मंडल की रेस्पेक्ट बहुत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो जिस बिरादरी से आते हैं उसको आरजेडी अपने साथ जोड़ना भी चाहती है, लेकिन मंगनी लाल मंडल के कैपेबिलिटी, उनकी निष्ठा, उनके स्वभाव को लेकर के लालू परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। लालू परिवार बहुत कॉन्फिडेंट है, और पॉलिटिकली भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होंगे। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया, जब लालू जेल में थे तो तेजस्वी के गार्जियन थे, पूरे परिवार के गार्जियन थे, पूरे तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जगतानंद सिंह हमेशा तेजस्वी के साथ खड़े दिखे, लेकिन अब जो व्यक्ति तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिख रहे हैं उसकी, उन लोगों की वजह से जगतानंद सिंह ने पार्टी में कामकाज छोड़ दिया है। अब नए अध्यक्ष की तलाश है, उनकी जगह मंगनी लाल मंडल को लाया जा रहा है। मंगनी लाल मंडल
पुराने समाजवादी नेता हैं, उनको लेकर के भी तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट हैं, उनका अनुभव लंबा है, उनकी जो जाति है वो भी अगर आरजेडी के साथ जुड़ती है तो राजनीतिक रूप से बहुत फायदा होगा। समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, तो उनकी जो राजनीतिक पकड़ रही है वो भी बहुत मजबूत रही है, सूझबूझ बड़ी अच्छी रही है। कर्पूरी ठाकुर के साथ लंबे समय तक काम किए हैं, लालू प्रसाद के साथ भी काम किए हैं, समता पार्टी बनी तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी आए थे, नीतीश कुमार के साथ भी आए थे, इसलिए मंगनी लाल मंडल की भी एक अपनी पहचान है, एक अपना रेस्पेक्ट है, और इसलिए आरजेडी उनको अपना अगला अध्यक्ष बना सकती है। कहा जा रहा है कि 21 तारीख को शायद मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी हो जाएगी, क्योंकि जगतानंद सिंह हटाए नहीं गए, वो खुद हटे, और हटे हैं तो इसकी बड़ी वजह संजय यादव, शक्ति यादव, मनोज झा को माना जा रहा है। बिल्कुल। अब 21 तारीख यानी कि कल का इंतजार मुझे लगता है रहेगा लोगों को कि आखिर ये जो क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि आरजेडी का अध्यक्ष कौन, वो क्लियर हो जाए। देखिए क्या होता है। पंकज जी की जो जानकारी उन्होंने आपको बताई। महागठबंधन को लेकर भी लगातार कंफ्यूजन जारी है, एक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई फैसला कब होगा, कितनी सीटों पर लड़ना है, क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं, नेता तक अभी फाइनल नहीं हो पाया है, चल क्या रहा है। महागठबंधन को लेकर के आपको बता दूं कि महागठबंधन में जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, और वो हो इसलिए नहीं रहा है कि आरजेडी बड़ी घटक दल है। आरजेडी बड़ी घटक दल है, तो आप ये जान लीजिए कि आरजेडी के बड़े घटक दल होने की वजह से आरजेडी की जिम्मेदारी है कि आरजेडी सीटों का बंटवारा करे, और सीटों का बंटवारा इस तरीके से करे कि तमाम पार्टियों के पास समय हो, और यही तमाम पार्टियां चाहती हैं। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी बड़ी भूमिका में है, तो आरजेडी पहले तय क्यों नहीं कर लेती है। कांग्रेस को लगता है कि पिछली बार पहले फर्स्ट फेज के चुनाव से पहले टिकट, एन वक्त पे टिकट, सेकेंड फेज के चुनाव से पहले टिकट, मतलब नॉमिनेशन का लास्ट डे या 48 घंटे पहले तक टिकट का डिक्लेरेशन, अच्छे से लोगों को चुनाव के लिए प्रिपेयर करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। तो कांग्रेस को लग रहा है कि आरजेडी ये भूमिका ठीक से निभा क्यों नहीं रही है, और दरअसल लड़ाई 70-50 को लेकर के है। 50-40 सीट आरजेडी देना चाहती है, कहा जा रहा है 50-55 पर बात बन जाएगी। टफ पोस्चरिंग कांग्रेस मेंटेन किए हुए है, और ये अक्सर आप देखेंगे हर गठबंधन में जो बड़ा घटक दल होता है जिसको टिकट देना होता है, वो चाहता है कि अंतिम तक मामला जाए, क्योंकि छोटे जो घटक दल हैं उनके पास ऑप्शन नहीं हो कि वो कुछ इधर उधर का सोच सके, और यही आरजेडी कर रही है। और आरजेडी कर रही है तो इससे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई लेफ्ट कितनी सीटों पर लड़ेगा, कंफ्यूजन है ना, वीआईपी कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां कहां लड़ेगा, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो आरजेडी को तो अंदर खाने पता है कि हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कहां पे कितनी तैयारी करनी है। अगर मान लीजिए कि फला सीट से आप फला जाति को उम्मीदवार बनाते हैं, तो वो जाति के खिलाफ और कौन कौन सी जातियां, उनको साधने के लिए समय चाहिए, फिर ये पॉलिटिकल जो मैन्यूवरिंग होता है उसको करने के लिए समय चाहिए, एजेंडा सेट करने के लिए समय चाहिए, नैरेटिव सेट करने के लिए समय चाहिए। तो दरअसल ये चीज तो तय हो नहीं पा रहा है, और बीच बीच में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, वो दलित की बात करने लगते हैं, वो अति पिछड़े की बात करने लगते हैं, इनके जातीय जनगणना को खारिज कर देते हैं, कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। लेफ्ट को लगता है ये राहुल अकेले क्यों कर रहे हैं, राहुल को लगता है कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमारी पार्टी अकेले भी मैदान में आ जाती है। एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी इस तरह का बनने लगता है कि क्या कांग्रेस आरजेडी के साथ बनी रहेगी, या कांग्रेस आरजेडी को छोड़ करके
प्रशांत किशोर के भी साथ जा सकती है। तो तरह तरह की बातें आती हैं, उसको एक आधार मिलने लगता है। कांग्रेस भी डिवाइडेड हाउस दिखाई पड़ता है। अल्लाह बरू का स्टेटमेंट कुछ और होता है, शकील अहमद खां कुछ और बोलना चाहते हैं, अखिलेश सिंह कुछ और कहना चाहते हैं, और इस तरीके से यह साफ दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन नहीं बल्कि एक डिवाइडेड गठबंधन है, जिसकी एकजुटता का दावा तो बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, लेकिन जब छोटे नेता बातचीत करते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड जब आप बात करिएगा तो बहुत सारी बातें ऐसी आने लगती हैं जिसको देख करके लगता है कि निश्चित रूप से सब कुछ ठीक नहीं है। पर ये बात तो फिर जो रूलिंग पार्टी उसके लिए भी कहा जा सकता है, क्लैरिटी देखिए, तो वहाँ भी नहीं रूलिंग है। पार्टी के लिए कहा तो रूलिंग पार्टी के लिए भी बात होती है ना। कल हमने चर्चा तो किया था कि चिराग क्या करेंगे, चिराग। लेकिन देखिए, रूलिंग पार्टी के साथ एक एडवांटेज ये है कि डबल इंजन की सरकार है, एक बिहार में भी है, एक केंद्र में भी है। उसके कोई घटक दल थोड़ा बहुत आंख दिखाएंगे, लेकिन सबको समझ में आता है कि मलाई छोड़ के कोई नहीं जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ जल्दी होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको समय लगेगा चीज़ों को मैनेज करने में, तमाम चीज़ें, इसीलिए बेसब्री ज़्यादा इस तरफ है ना कि उस तरफ। ये आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। बाकी ये चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि कितना भी दबाव बने, कितना भी कन्फ्यूज़न रहे, अंत तक ही डिसाइड होंगी कि इस तरीके से बिहार का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और नज़दीक आते आते ऐसी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। नज़र हमारी बनी हुई है। राग बिहारी में आज इतना ही। आपका क्या सोचना है, ये जो सत्ता दल है, विपक्षी दल हैं, इनके बीच जो सीटों का बंटवारा होना है, उसको लेकर जो तमाम लेट लतीफ़ी की बात हो रही है, कन्फ्यूज़न सा बताया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।